गोविंदराज ने ही रणथंभौर में चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी। किसने रखी थी? गोविंदराज ने। गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है, ध्यान रखना। किसका पुत्र है? पृथ्वीराज तृतीय का। जब चाचा हरिराज ने इससे राजपाट ले लिया अजमेर का, तो यह रणथंभौर आता है और 1194 में रणथंभौर में चौहान साम्राज्य की नींव रखता है। अनिता जी गुड मॉर्निंग। ग्यारह सौ 94 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की नींव रखी। चौहान साम्राज्य की नींव रखी। कब रखी? 1194 ईस्वी में। रखने वाला कौन है? गोविंदराज। गोविंदराज जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है, जिससे उसी के चाचा हरिराज ने अजमेर छीन लिया। अजमेर छीनने के बाद में वो रणथंभौर आता है और रणथंभौर में चौहान साम्राज्य की नींव रखता है 1194 ईस्वी में। कब रखता है? 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान साम्राज्य की नींव रखता है। रखने वाला कौन है? गोविंदराज। अगर हम बात करें अजमेर चौहानों की, तो अजमेर के चौहानों की नींव रखने वाला कौन था? अजमेर में चौहानों की नींव रखने वाला कौन था? देखो क्वेश्चन बनते हैं, आप थोड़ा ध्यान देना। अजमेर अजमेर बसाने वाला कौन था? वासुदेव चौहान। सॉरी, अजमेर बसाने वाला कौन था? अजयराज। कौन था? अजयराज। यहां अजमेर ध्यान देना, यहां सांबर या फिर शाकंभरी, यहां रणथंभौर। अजमेर बसाने वाला कौन था? अजयराज। कौन था? अजयराज। अजमेर बसाने वाला अजयराज था। तो अजमेर में चौहान मुख्यतः अजयराज से ही प्रारंभ होते हैं। सांबर या शाकंभरी में वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये इसी टाइप में बनते हैं। आता सब कुछ है आपको, लेकिन एक उत्तर का कहां पर यूज होगा वो ध्यान होना जरूरी है। भाई 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही रहेगा। एक नन ऑफ दी नोट आता है आजकल 5, लेकिन 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई ना कोई तो एक सही है। उस 4 में से किसी एक की सही की पहचान कैसे करनी है वो ध्यान रखना। रणथंभौर में गोविंदराज। रणथंभौर में कौन है? गोविंदराज। अब अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि चाहे कोई भी चौहान हो, कहीं से भी हो, चौहानों का संस्थापक कौन है,
तो भी आपका आंसर होगा वासुदेव चौहान। क्या आंसर होगा? वासुदेव चौहान। अगर आपके वासुदेव चौहान डायरेक्टली आए कि चौहानों का संस्थापक कौन था, क्या है? चौहानों का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वासुदेव चौहान। ये थोड़ा ध्यान रखना है आप सभी को। अजमेर बसाया गया था अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। चलें आगे। गोविंदराज के बाद में वीर नारायण। कौन है? वीर नारायण। गोविंदराज के बाद में हम लेते हैं वीर नारायण। वैसे वीर नारायण से पहले भी दो राजा और, एक है वल्हन, एक है प्रहलन। वल्हन और प्रहलन, आपको ये केवल ध्यान रखना है कि वल्हन भी है और प्रहलन भी है। कौन कौन है? वल्हन और प्रहलन, इन दोनों का भी आपको ध्यान रखना है। ये वीर नारायण से पहले थे, केवल नाम ही है। जैसे चौहान के अर्णोराज के आगे के क्रम में व्यवस्थित क्रम पूछा जाता है, हो सकता हो यहां पर भी पूछ लिया जाए। अगर यहां क्वेश्चन बने तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वीर नारायण की। किसकी बात करते हैं? वीर नारायण। वीर नारायण जब रणथंबोर का राजा था उस समय दिल्ली में राजा हुआ करता था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ये वह इल्तुतमिश है जो राजपुताने पर, राजस्थान पर बार बार आक्रमण कर रहा था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने वीर नारायण पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने वीर नारायण पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। लेकिन असफल रहा। इसने आक्रमण तो किया है लेकिन असफल रहा। वीर नारायण जो रणथंबोर का राजा है वो दिल्ली वाले राजा को हरा रहा है और दिल्ली वाला राजा असफल हो रहा है। इल्तुतमिश को लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो गई। एक छोटी सी रियासत जिसकी एक शाखा है रणथंबोर में चौहानों की, और यही हमें हरा दिए, कैसे काम चलेगा? ये तो बेइज्जती वाला काम है। वीर नारायण से इल्तुतमिश ने कहा कि यार वीर नारायण, आप बड़े वीर पुरुष हो, कभी दिल्ली की तरफ आना हो तो हमारे पास भी आना। खुश हुए हम आपसे, प्रसन्न हुए। वीर नारायण इल्तुतमिश की बातों में आ जाता है और दिल्ली चला जाता है। वीर नारायण को दिल्ली बुलवाकर मार दिया। वीर नारायण को किसे मौत के घाट उतार दिया? वीर नारायण को। वीर नारायण के साथ धोखा हो गया। वीर नारायण बेचारा दिल्ली चला गया और वीर नारायण को मार दिया। यहीं से चला हुआ है आपके, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाता है मगर जाने का नहीं। आपने उसे एक लेडीज वाला, लड़की वाला किस्सा सुना होगा, न्यूज में भी आया था कि जब उस लड़की को पता चला कि लड़का धोखा देने वाला है और वो शादी करने वाला है किसी और से, तो उस लड़की ने उससे कहा कि भाई लास्ट टाइम मिलने तो आजा घर पे। लड़का चला गया। कुछ दिनों बाद में लड़की थाने में जाती है और कहती है कि देखो मैंने एक व्यक्ति को मार दिया
और वो रोज मेरे सपने में आता है। पुलिस वालों ने पूछा, भाई तूने किससे मारा, सपने में क्यों आता है? तो कहा कि मैंने उसे मारकर मेरे ही घर में दफना दिया, और जो जहां वो दफनाया हुआ है उसी के ऊपर मैंने चार पाई लगा रखी है, और वहीं मैं सोती हूँ। जब आपने कुछ गलत कर ही दिया और उस गलत के बारे में आप सोचोगे या उससे जुड़े हुए रहोगे, तो फिर वो बात तो आपके दिमाग में घूमती रहेगी। जहां वो लड़की सोती थी उसी के नीचे उसे दफना रखी थी। तो ध्यान रखना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली बुलवाकर मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट है वाघ भट्ट। वाघ भट्ट, देखो ध्यान देना, मैं 3 नंबर लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इन 2 राजाओं के बारे में ऐसा कुछ वर्णन नहीं लिखवाया है। इनके बारे में इतनी जानकारी है कि एक राजा वल्हन बना, फिर प्रहलन बना, किससे, वीर नारायण से पहले। तो ये केवल नाम ही लिखे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाघ भट्ट कौन है? वाघ भट्ट। ये जो वाघ भट्ट है, इसके समय दिल्ली का राजा था नासिरुद्दीन। कौन था? नासिरुद्दीन। दिल्ली का राजा कौन था? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया। भाई नासिरुद्दीन है तो नासिरुद्दीन को लगा क्यों न रणथंबोर से इल्तुतमिश वाला बदला लिया जाए। इल्तुतमिश युद्ध हारा था, लेकिन उसने धोखे से मार दिया था वीर नारायण को। मैं डायरेक्ट रणथंबोर पर अधिकार करूंगा, आक्रमण करूंगा, अधिकार करूंगा। नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। दिल्ली का राजा नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। लेकिन क्या रहा? असफल रहा। कौन रहा? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन हार चुका है। नासिरुद्दीन जब युद्ध में हारा तो उस दौरान वाघ भट्ट को लगा कि यार, जब इल्तुतमिश ने वीर नारायण को मारा था तो उस दौरान उसने रणथंबोर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। क्यों ना अब उन क्षेत्रों को आजाद कर लिया जाए, करवा लिया जाए, और इसने दिल्ली के अधिकार में अपने जो भी साम्राज्य थे उन्हें वापस प्राप्त कर लिया। दिल्ली के अधिकार में अपने साम्राज्य को उन्हें प्राप्त किया, वापस प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने वाला कौन है? वाघ भट्ट। वाघ भट्ट ने अपनी टेरिटरी, अपने साम्राज्य को वापस बढ़ा लिया, जितना था उतना। नेक्स्ट है जेतर सिंह। नेक्स्ट कौन है? जेतर सिंह। जेतर सिंह, जेतर सिंह ने 32 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष। जेतर सिंह ने 32 वर्ष शासन किया। जेतर सिंह ने 32 वर्ष शासन किया। इसने अपने जीवन काल में ही पुत्र हमीर को राजा बनाया। इसका पुत्र था हमीर, उसे क्या बनाया? राजा बनाया। किसने बनाया? जेतर सिंह ने।
जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हमीर को राजा बना दिया। अशोक कुमार जी नमस्ते। अब हम एक बार पीछे का वापस रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमीर पढ़ेंगे। रणथंबोर का इतिहास। रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखने वाला था गोविंदराज चौहान, जिसने 1194 ईस्वी में, कब 1194 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की नींव रखी। अजमेर में चौहानों का श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है अजयराज को, क्योंकि अजयराज ने ही अजमेर बसाया था। सांबर या शाकंभरी में चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव। और जितने भी चौहान है उन सभी का संस्थापक भी कौन है? वासुदेव चौहान है। रणथंबोर में चौहानों की नींव रखने वाला कौन था? गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। वीर नारायण के समय दिल्ली का राजा था इल्तुतमिश। यहां लिख देता हूं दिल्ली। दिल्ली का राजा कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया लेकिन यह असफल रहा। इल्तुतमिश जब असफल रहा तो उसने वीर नारायण को दिल्ली बुलवाया और मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, धोखा कर दिया। वाघ भट्ट कौन है? वाघ भट्ट। वाघ भट्ट के समय दिल्ली का राजा था नासिरुद्दीन। कौन था? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। नासिरुद्दीन क्या रहा? असफल रहा। नासिरुद्दीन जब असफल रहा तो वो पीछे हट गया। इस दौरान वाघ भट्ट ने दिल्ली के अधिकार में जितने भी अपने क्षेत्र थे उन्हें वापस प्राप्त कर लिए, पुनः प्राप्त किए। जो मैंने अभी मार्क किए हैं, बॉक्स बनाए, राउंड दिए, आप ये मान लो आप याद रखना चाहो तो इन कुछ बातों को नोट कर लिया। और एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको समझाऊं कि सर कैसे, तो जैसे आपने लिखा वाघ भट्ट, क्या लिखा? वाघ भट्ट। वाघ भट्ट लिखने के बाद में आप एक छोटा सा काम करो, यहां सबसे पहले लिखो नासिरुद्दीन, असफल, साम्राज्य पुनः प्राप्त, कंप्लीट वाघ भट्ट। इस प्रकार आप अपने अच्छे से नोट्स बनाया करो जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। देवलाल जी गुजर, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर हमने पढ़ा जेतर सिंह। जेतर सिंह में कुछ नहीं है भाई, 32 वर्ष इसने शासन किया और अपने पुत्र हमीर को राजपाट सौंप दिया अपने ही जीवन का। अब हम लेते हैं हमीर। पिता कौन थे? जेतर सिंह। पिता थे जेतर सिंह। माता हीरा देवी। माता कौन थी? हीरा देवी। माता थी हीरा देवी। पत्नी कौन थी? रंग देवी। पत्नी रंगदे थी। दे या देवी एक ही है। जैसे आपने दीदी को दी बना दिया वैसे ही देवी को क्या बनाया हुआ है? दे बनाया हुआ है, और कुछ खास नहीं है। हमीर जिसके पिता जेतर सिंह है, माता हीरा देवी है और पत्नी रंग देवी है, पुत्री है एक देवल दे। पुत्री कौन है? देवल दे। पुत्री है देवल दे। हमीर जिसके पिता का नाम जेतर सिंह है, माता का नाम हीरा देवी है, पत्नी का नाम रंगदे या रंग देवी है और पुत्री का नाम देवल दे।
अमीर जब गद्दी पर बैठता है तो अमीर दिग्विजय की नीति अपनाता है। दिग्विजय की नीति का मतलब है आसपास के जो भी क्षेत्र है उन पर विजय प्राप्त करना, चारों तरफ विजय प्राप्त करना। अमीर की दिग्विजय की नीति। अमीर ने अपनी दिग्विजय नीति के तहत कुछ क्षेत्र जीते, जैसे चित्तौड़, धार, धार कहाँ है, मालवा में। एमपी है, मालवा कहाँ है, एमपी में, धार मालवा में। आबू और भीमरस, ये चार क्षेत्र है, भीमरस यूपी में। इन चारों क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने वाला कौन है, अमीर। अमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई है और दिग्विजय की नीति के तहत आक्रमण कर रहा है, चारों दिशाएं जीत रहा है, आसपास के क्षेत्र जीत रहा है, चारों दिशाएं। तो हम कह सकते हैं दिग्विजय की नीति के तहत मतलब ये होता है कि मैंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की और मैंने चारों दिशाओं में आक्रमण किया। इसने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो था समर सिंह। कौन था, समर सिंह। जब इसने धार मालवा पर आक्रमण किया उस समय यहां था भोज। धार या मालवा के किस व्यक्ति को हराया, भोज को हराया। आबू, आबू में इसने प्रताप को हराया। आबू में किसे हराया, प्रताप को। आबू में प्रताप को हराया। और भीमरस में यूपी में अर्जुन को हराया। किसे हराया, अर्जुन को। याद करना बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, आप बात को समझना। चित्तौड़ में समर सिंह को हरा रहा है। चित्तौड़ में किसे हरा रहा है, समर सिंह को। चित्तौड़ में समर सिंह को हरा रहा है, धार मालवा में भोज को हरा रहा है, फिर आबू में प्रताप को हरा रहा है और भीमरस यूपी में अर्जुन को हरा रहा है। भीम और अर्जुन, नाम याद रख लेना, भीम और अर्जुन। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि अमीर ने अपनी दिग्विजय नीति के तहत कौन कौन से क्षेत्र जीते थे। तो कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, चित्तौड़, धार, आबू, भीमरस। चित्तौड़, धार, आबू और भीमरस। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की दृष्टि से यह भी ध्यान रखना है कि व्यवस्थित क्रम जरूरी नहीं, यहाँ कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर व्यवस्थित क्रम में पूछा जा सकता है तो कैसे पूछा जा सकता है। वो ये पूछा जा सकता है कि उसने चित्तौड़ के समर सिंह को हराया या धार के भोज को हराया, आबू के, ये चारों देखकर आपको ये कह सकता है निम्न का सही मिलान कीजिए। अमीर की दिग्विजय नीति का सही मिलान कीजिए। सामने एक दूसरे को क्रॉस रख दिया जाए, फिर आपको कहा जाए कि इनका सही मिलान कीजिए। अमीर है जिसके पिता जेतर सिंह है, माता हीरा देवी है, पत्नी रंगदे, पुत्री देवलदे है। अमीर की दिग्विजय नीति चित्तौड़ समर सिंह से जीता, धार के राजा भोज को हराया, आबू के प्रताप को हराया, भीमरस अर्जुन को हराया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया रणथंबोर पर। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण, भाई दो आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण, सबसे पहले हम कारण देखते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया।
पहला कारण है जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। पहला कारण है साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। कोई भी दिल्ली वाला राजा अगर राजपुताने में कहीं भी आक्रमण करे तो आपको ध्यान रखना, पहला कारण है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, पहला कारण तो ये सभी में मिलेगा, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। फिर दूसरा कारण रणथंबोर दिल्ली के निकट था। रणथंबोर दिल्ली के निकट था, दिल्ली के पास में था। क्या था? रणथंबोर। जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आ रहा है और उसका मुख्य कारण है एक तो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, दूसरा रणथंबोर दिल्ली के निकट था। जलालुद्दीन खिलजी ने दो आक्रमण किए। जलालुद्दीन खिलजी ने दो आक्रमण किए, एक 1290 में और एक 1292 में। एक 1290 में और एक 1292 में। इसमें दोनों असफल रहे, दोनों के दोनों असफल रहे। रणथंबोर दुर्ग पर कोई भी आक्रमण करने के लिए आता है तो उसे रणथंबोर पहुंचने से पहले जाइन दुर्ग से गुजरना होता है। कौन से दुर्ग से? जाइन दुर्ग से। जाइन दुर्ग पर रणथंबोर का ही अधिकार था। जब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आया उस समय रणथंबोर का जाइन दुर्ग पर अधिकार था और जाइन दुर्ग में एक सेनापति था, गुरुदास सैनी। कौन था? गुरुदास सैनी। जाइन दुर्ग में गुरुदास सेनापति था। तो ये जो गुरुदास सैनी है ये जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करता है और जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा जाता है। कौन मारा जाता है? गुरुदास सैनी। जो गुरुदास सैनी है ये जाइन दुर्ग का सेनापति है। जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए कौन मारा गया? गुरुदास सैनी। जाइन दुर्ग रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। जाइन दुर्ग जो है यह रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है। अब जो जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आया हुआ है 1292 ईस्वी में, इसे लगा कि यार विजय प्राप्त नहीं होगी। जब ये 1290 में युद्ध हार गया और वापस गया और रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया, तब इसने कहा था कि यार रणथंबोर पर अब और कभी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन बाद में से 1292 में लगा कि यार आक्रमण किया जाए, आक्रमण किया जाए। और इस दौरान ये वापस आक्रमण करता है। जब वापस आक्रमण के लिए आ रहा था तब इससे कहा गया कि भाई आप वापस आक्रमण करते रहे हो, क्या आप पहले की तरह घेरा उठाकर वापस तो नहीं आओगे? तब इसने कहा कि नहीं, इस बार वैसा नहीं होगा, तो फिर इस बार रणथंबोर पर विजय प्राप्त करेंगे।
तब इसका एक सलाहकार हुआ करता था मलिक अहमद चप। कौन हुआ करता था? मलिक अहमद चप। जलालुद्दीन खिलजी का सलाहकार है, सलाहकार। मलिक अहमद चप। कौन है? मलिक अहमद चप। इस मलिक अहमद चप ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था इस बार विजय होकर लौटेंगे और घेरा वापस नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों न हो, कैसी भी स्थिति क्यों न हो। इस दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं इसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अंगूर खट्टे हैं। जलालुद्दीन खिलजी लंबे लंबे समय तक घेरा डालकर बैठा रहा। दोनों बार जब उसे विजय प्राप्त नहीं हुई और रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया और वापस लौट रहा था, तो फिर फाइनली उसे एक ही बात कहनी पड़ी कि अंगूर खट्टे हैं, मैं इसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। किससे कहा? मलिक अहमद चप से। ये लो है। मैं इसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। चेतराम जी, वेरी गुड मॉर्निंग चेतराम जी। अब पहुंचे आप? कोई बात नहीं, चलो। चेतराम जी सर शानदार पढ़ा रहे हो। अरे थैंक यू मेरे चेतू, मेरे दोस्त। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। आक्रमण का क्या कारण है? साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। रणथंभौर दिल्ली के निकट था। दो प्रमुख आक्रमण थे, एक 1290 में, एक 1292 में। दोनों आक्रमण असफल रहे, लेकिन जो झाइनदुर्ग है उसका गुरुदास सैनी जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया। झाइनदुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सलाहकार है मलिक अहमद चप। जलालुद्दीन खिलजी ने जब घेरा उठाने के लिए कहा, तब मलिक अहमद चप ने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि इस बार झंडे गाड़ देंगे, और आप जब घेरा उठा रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है झंडे अपने गड़ गए हैं। बोला बात तो झंडे गाड़ने की थी, लेकिन ये जो ऊपर से पत्थर बरसाते हैं ना दुर्ग से, इससे मेरे सैनिक मारे जा रहे, और मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। यह बात कहकर जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा उठा लिया। अब आता है आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का राजा कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा ध्यान रखना रे भाई, ये जलालुद्दीन खिलजी जो आक्रमण करने के लिए आ रहा है, ये दिल्ली का है। दिल्ली वाले ही आक्रमण कर रहे हैं रणथंभौर। पहले पहले इल्तुतमिश ने किया, फिर नासिरुद्दीन ने किया, अब जलालुद्दीन कर रहा है, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है ना? यही आ रहे बार बार आक्रमण करने के लिए दिल्ली वाले।
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया, ध्यान रखना भाई, कितनी बार? 2 बार। अलाउद्दीन खिलजी के 2 आक्रमण है, एक 1299, एक 1301। पहला कब है? 1299 ईस्वी में। दूसरा 1301 ईस्वी में। 1299 वाला जो है, इस दौरान हिंदूवाट हिंदुवाल की घाटी थी, वहां पर युद्ध हुआ। दूसरा वाला जो युद्ध था, ये फाइनली रणथंबोर में हुआ। कहां पर हुआ? रणथंबोर। ये रणथंबोर हो रहा है। अब देखो, ध्यान देना दोस्तों, कि जो युद्ध के कारण है वो देखते हैं आखिर क्या क्या कारण थे। पहला कारण, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप कोई भी अटैक पढ़ लो, दिल्ली का अटैक, तो उसमें मुख्य कारण एक रहेगा, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। दूसरा एक मुख्य कारण था जलालुद्दीन खिलजी का असफल रहना। जलालुद्दीन खिलजी का असफल होना या जलालुद्दीन खिलजी की असफलता। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का राजा बनता है, सुल्तान बनता है, तो वो दरबार में कह रहा था कि ऐसी कोई टेरिटरी नहीं है जिस पर हम अधिकार नहीं कर पाए। उसी दौरान एक मंत्री ने हाथ ऊपर किया और बोला, बोलो क्या कहना। कहा कि महाराज, सब टेरिटरी छोड़ो, आप चित्तौड़ छोड़ो, मारवाड़ छोड़ो, अपने दिल्ली के पास की ये सब टेरिटरी है। और एक रणथंबोर है जिस पर बार बार दिल्ली के राजाओं ने आक्रमण किया, चाहे उन राजाओं ने राजपूताना को छोड़कर कहीं भी विजय प्राप्त की होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, वापस बोलना क्या कहा कि हाँ महाराज, चाहे उन्होंने भारत में कहीं भी विजय प्राप्त की होगी, लेकिन राजपूताना में विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इल्तुतमिश जो रणथंबोर पर आक्रमण कर रहा है, वीर नारायण के समय असफल रह रहा है। अगले राजा को दिल्ली बुलवाकर धोखे से मारा था। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, मारा तो सही ना। अरे बोला, क्या मारा? धोखे से मारा, और मालिक दिल्ली बुलवा कर मारा। फिर वाघभट राजा बना तो नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया, वो भी असफल रहा। और नासिरुद्दीन की तो क्या भयंकर बेइज्जती हुई, दौड़ा दौड़ा कर मारा नासिरुद्दीन की सेना को। और यहां तक कि वाघभट ने अपने साम्राज्य के जो स्थान थे, क्षेत्र थे, जिन पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया था, उन्हें भी वापस प्राप्त कर लिया था। कि यार ये तो गलत है, तू कहना क्या चाहता है? कहा कि महाराज, बड़ाई बाद में कर लेना, स्वयं की तारीफ बाद में कर लेना, उससे पहले यह जरूरी है कि आप स्वयं रणथंबोर पर आक्रमण करो और रणथंबोर पर विजय प्राप्त करो, फिर यह बात कहना कि ऐसी कोई टेरिटरी नहीं है जिस पर अपना अधिकार नहीं हो। अलाउद्दीन खिलजी का इग्गो जग गया, बोला ऐसी बात है तो मैं क्यों न सबसे पहले रणथंबोर पर ही आक्रमण करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला आक्रमण है राजपुताने में, राजस्थान में, तो वो कहां पर है? रणथंबोर पर। बारह सौ 99 वाला युद्ध कहां हुआ? इंदुवाल की घाटी। ये इंदुवाल की घाटी, ये रणथंबोर के पास में है। हिंदुवाल लिखा हुआ रहेगा, कहीं हिंदुवाट लिखा हुआ रहेगा, ध्यान रखना। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां पर हिंदुवाट की जगह वाल लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहां पर हिंदुवाल लिख दिया है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, उसमें भी यही आया था, हिंदुवाल की घर। अब देखो ध्यान देना,
साम्राज्यवादी विस्तार की नीति जलालुद्दीन खिलजी की असफलता। भाई जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा था। रणथंबोर दुर्ग का बढ़ता प्रभाव। रणथंबोर दुर्ग का बढ़ता प्रभाव। रणथंबोर जो दुर्ग है उसका प्रभाव बढ़ रहा था। फिर एक कारण और है, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे, उन्हें शरण दी। जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन भाई वो छोटा आएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन के विद्रोही, अलाउद्दीन के विद्रोही मोहम्मद शाह, मंगोल नेता है मोहम्मद शाह। कौन सा नेता है? मंगोल नेता, मंगोल है। अलाउद्दीन के विद्रोही मोहम्मद शाह वह केहब्रू को शरण दी। शरण देने वाला कौन है? हमीर। चंद्रशेखर है, जिनकी पुस्तक है हमीर हट। कौन सी पुस्तक है? हमीर हट। इस हमीर हट के आधार पर जो मंगोल नेता है केहब्रू, कौन है मंगोल नेता? केहब्रू, सॉरी मोहम्मद शाह। मंगोल नेता दो है, केहब्रू और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वह अलाउद्दीन की बेगम, मराठा बेगम थी एक चिमन्ना, चिमन्ना, आपस में प्रेम करते थे। और दोनों ने खिलजी को मारना चाहा। किसे? खिलजी को। चंद्रशेखर की पुस्तक है हमीरठ। इसमें चंद्रशेखर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी, बेगम थी चिमन्ना, जो मराठा बेगम थी। इसे मंगोल नेता मोहम्मद शाह से प्रेम हो जाता है और मंगोल नेता मोहम्मद शाह को भी चिमन्ना से प्रेम हो जाता है। दोनों के व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हुई। थोड़े दिनों में स्टोरी लगने लगी। चिमन्ना की स्टोरी अलाउद्दीन खिलजी देखे या न देखे, सबसे पहले मोहम्मद शाह देखता था और लाइक करता था। धीरे धीरे प्यार हुआ, फिर इजहार हुआ। फिर इजहार होने के बाद उन्हें याद आया कि यार मोहम्मद शाह जिससे प्रेम कर रहा है मराठा बेगम से, वो तो अलाउद्दीन खिलजी की रानी है, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम है। प्यार इतना परवन पकड़ चुका था कि उन्हें अब आपस में मिलना दिखाई दे रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अब हम दोनों को एक होना है। और दोनों ने एक होने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अर्ली इन द मॉर्निंग डेली उसमें चैट हुआ करती थी। एक दिन प्रातःकाल चिमन्ना जगी ही थी, आंखें अभी पूरी खुली नहीं थी, और उसे लगा कि क्यों न मेरे बाबू सोना को एक मैसेज किया जाए। और उसने मैसेज किया कि हम जब मौका मिलेगा तब अलाउद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार देंगे और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। यह मैसेज मोहम्मद शाह को तो नहीं भेजा गया और नींद नींद में गलती से
अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। ऊपरी ऊपर नाम अलाउद्दीन खिलजी का आएगा, अगर व्हाट्सएप में आप अल्फाबेट टाइप करोगे तो सबसे जैसे ही चैट दोनों से हुई थी रात्रि के समय, और जैसे अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज मिला अलाउद्दीन खिलजी युद्ध अभियान पर गया, और उसने पढ़ा, बोला ये क्या, मुझे मारने की प्लानिंग, वेरी गुड, मुझे मारेंगे, इतनी हिम्मत। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि पकड़ो रे इस मराठा बेगम को, और कहाँ है वो मोहम्मद शाह, दोनों को पकड़कर लाया जाए। मोहम्मद शाह को जब पता चला कि मैसेज गलत जगह फॉरवर्ड हो चुका है, मोहम्मद शाह यहां से भगा और हमीर के पास चला गया। कहां चला गया, हमीर के पास। कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा, ये तो हमें जानकारी कौन देते हैं, हमीर हट में चंद्रशेखर। सर व्हाट्सएप ही नहीं रहता था उस टाइम, अरे मेरे लाड दोस्त, ये पढ़ाने का तरीका है, आप ये मत ध्यान दो उस समय व्हाट्सएप था नहीं था, इंस्टा था नहीं था, आप ये देखो प्यार तो था ना, और वही प्यार ले बैठा कि सर उस समय व्हाट्सएप नहीं था। क्या बात है देवलाल जी, मजा आ गया है। एक सलमान खान की मूवी है जिसमें राजा का रोल करता है सलमान खान, एक टाइम पीरियड दिखाया है बहुत पुराना, और सलमान खान उसमें टैबलेट चला रहा है, उसकी बहन है उससे संपत्ति मांग रही है, उसका भाई भी उससे संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। मैं नाम भूल गया अभी, थोड़ा सा नाम मुंह पर आया ही था, एक मूवी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रशेखर हमीरहट में ये बात कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि ये प्रेम वाला तो सही है, लेकिन जो मोहम्मद शाह है और केहब्रू, ये गुजरात वाले सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गए हुए थे, और जब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिकों ने उन्हें धन बराबर नहीं दिया, लूट का सामान बराबर नहीं दिया, उस दौरान मोहम्मद शाह और केहब्रू ने उन अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख व्यक्तियों को लूटा, और वहां से वो हमीर के पास भग कर आए। और हमीर के पास जब आए तो हमीर से उन्होंने कहा कि आप ये जो हमें शरण दे सकते हो, अगर आप हमें शरण दो तो एक बात का ध्यान रखना कि हमें अलाउद्दीन खिलजी को सुपुर्द मत कर देना। अमीर ने कहा चाहे प्राण चले जाए, आपको अलाउद्दीन खिलजी को सुपुर्द नहीं किया जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी हमें अमीर हट से प्राप्त होती है। प्रेम रतन धन पायो, हाँ सत्य, सही कहा कि सर प्रेम रतन धन पायो, हाँ यही है मूवी। उसमें देखना सलमान खान टेबलेट चलाता है, उस युग में टेबलेट नहीं था। अब हमीर हट की हम बात करें तो हमीर हट में एक बात और है, ये बुक जो है हमीर पर लिखी गई है, लेकिन ये जो हट शब्द है ये हमीर की जिद के कारण है। हमीर को अलाउद्दीन खिलजी पत्र लिखता है कि देख मेरे दो विद्रोही भग कर तेरे पास आए हैं, तू मुझे वो दे दे, अन्यथा मुझे आक्रमण करना पड़ेगा। इस दौरान अभी ने वापस पत्र लिखा कि हिंदू संस्कृति यह कहती है कि शरण में आया हुआ चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, और मैं रक्षा करूंगा, चाहे इनकी रक्षा के लिए मुझे अपना सब कुछ ही न्योछावर क्यों न करना पड़े। जब ये पत्र अलाउद्दीन खिलजी पढ़ता है तो वो कहता है ठीक है भाई हमीर, तू भी तैयार हो जा और मैं भी तैयार हूं। अलाउद्दीन खिलजी अपने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को आक्रमण के लिए भेजता है, और पहला युद्ध होता है 1299 हिंदुवाल की घाटी का। क्या होता है देखो ध्यान देना, एक आक्रमण हो रहा है 1299 ईस्वी वाला। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज हमीर, दोनों इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो फिर इनके सेनापति युद्ध में भाग लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का था अल्प खान। कौन था? अल्प खान। उल्लुग खां, अल्प खां, उल्लुग खां और नुसरत खां। अल्प खां, उल्लुग खां और नुसरत खां। हमीर की तरफ से आए थे धर्म सिंह
और भीम सिंह, धर्म सिंह और भीम सिंह, धर्म सिंह और भीम सिंह आए थे। अल्प खां, उल्लू खां, नुसरत खां, धर्म सिंह और भीम सिंह, इनके बीच में एक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में इन दोनों की विजय होती है। हमीर की इस युद्ध में विजय होती है। विजय होने के दौरान अल्प खां, उल्लू खां, नुसरत खां के पास जो भी सामान था वो पूरा का पूरा सामान इनके द्वारा लूट लिया गया, धर्म सिंह और भीम सिंह के द्वारा। और इनसे ये लूट का सामान लेकर धर्म सिंह और भीम सिंह यहां से निकल लेते। दरअसल इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया? नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया। अल्प खां और उल्लू खां जब वापस जा रहे थे तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि यार हमारा एक प्रमुख सेनापति नुसरत खां मारा गया है, हम जाकर अलाउद्दीन खिलजी को क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा नहीं हो कि अलाउद्दीन खिलजी हमें दरबार से निकाल दे, बर्खास्त कर दे। इसी दौरान अल्प खां ने वापस कहा नुसरत और उल्लू खां से कि ये जो हिंदू है ना, ये आक्रमण करते हैं, अगर कोई सामने वाला दुश्मन माफी भी मांग ले तो ये माफ कर देते। बोला ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपना तो बंदा युद्ध में मारा गया ना, माफी मांगने का समय नहीं मिला। बोला बात ये नहीं है, एक दूसरी अच्छी और बात है, ये युद्ध में विजय हो चाहे युद्ध हारे, फिर ये वापस धोखे से वार नहीं करते। अल्प खां ने कहा कहना क्या चाहते हो, समझना क्या चाहते हो, आखिर है क्या, आप सीधी बात करो। उल्लू खां ने अल्प खां से कहा कहीं तू ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा कि हम पीछे से वार कर दे? बोला हाँ। धर्म सिंह लूट का सामान लेकर यहां से निकल चुका है और इन्होंने एकदम से पीछे से वार कर दिया और यहां धर्म सिंह भी मारा गया, सॉरी भीम सिंह भी मारा गया। धर्म सिंह जब हमीर के पास दरबार में पहुंचा तो उसने कहा कि महाराज लो लूट का सामान लाया हूं। हमीर खुश हुआ, लेकिन पीछे से कुछ सैनिक आए जो घायल थे और उन्होंने कहा कि महाराज माफी चाहते हैं, भीम सिंह जी नहीं रहे। हमीर ने बोला यार धर्म सिंह ने तो कहा कि भीम सिंह युद्ध जीतता है और मैं लूट का सामान ले आया हूं और भीम सिंह धीरे धीरे आराम से आ रहे। धर्म सिंह को वापस दरबार में उपस्थित किया गया। धर्म सिंह ने कहा कि मैंने अपने धर्म से युद्ध लड़ा था और मैंने अपना धर्म निभाया। बोला नहीं, तूने अपना धर्म नहीं निभाया। अमीर नाराज हो गया और धर्म सिंह को अपने पद से हटा दिया। धर्म सिंह को अपने पद से हटाया। उस दौरान इसी का ही भाई था, धर्म सिंह का भाई था भोजराज। कौन था? भोजराज। उस भोजराज को पद पर बैठाया। थोड़े समय बाद में अमीर को फील होता है कि यार मैंने धर्म सिंह के साथ गलत किया। वो धर्म सिंह को वापस उसका पद देता है, भोजराज को उस पद से हटा देता है। भोजराज नाराज होकर खिलजी के पास चला जाता है और खिलजी को कहता है यार खिलजी तू अटैक कर, क्या कर रहा है? अगर तू खुद उस युद्ध में होता तो तेरी पक्का विजय होती। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ रहा है। साका होता है। क्या होता है? साका। युद्ध किस किस के बीच में होगा भाई? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज हमीर। हमीर को जितना समझाना था अलाउद्दीन खिलजी ने समझा दिया, लेकिन हमीर अपने शरण में आए हुओं को लौटाना नहीं चाहता था, सुपुर्द नहीं करना चाहता। तो यही कहा सतीश जी कि भाई व्हाट्सएप वाली बात तो मजाक की है, समझाने के लिए है, ताकि आप जब व्हाट्सएप चलाओ किसी को मैसेज करो तो आपको ध्यान रहे। मैं तो आपको चेतावनी दे रहा हूं, जैसे सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी रहती है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और तस्वीर भी बनी हुई रहती है एक चेहरे की जिसके अंदर चेहरा कुछ डैमेज हुआ है। उसी प्रकार मैं आपको आगाह कर रहा हूं
कि कोई किसी को भी भाई कुछ भी मैसेज कर रहे होंगे आप थोड़ा ध्यान से किया करो। इसीलिए जब आप डिवाइडर पार करते हो, कोई चौराया पार करते हो, तो वहां लिखा हुआ रहता है गति धीमे रखे। तो व्हाट्सएप में भी गति क्या रखनी है? धीमे रखनी है। किरण जी लिख रहे हैं कि सर वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। दीपक जी लिख रहे हैं सर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे युद्ध किए लेकिन प्रेम के लिए किए। मतलब अलाउद्दीन खिलजी प्रेम बढ़ाना चाहता था, तो चिमन्ना भी तो प्रेम ही बढ़ा रही है। हम आगे पढ़ेंगे भाई, जब चित्तौड़ पढ़ेंगे तो सब कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। एक बार वो बातें वहां जरूरी है, यहाँ कहना थोड़ा जरूरी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। हमीर के कुछ प्रमुख सेनापति हैं, रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल। एक रसद अधिकारी है, कौन है? रसद अधिकारी। रसद अधिकारी मतलब किचन संभालने वाला। किचन संभालने वाला है सुरजन शाह। कौन है? सुरजन शाह। सुरजन शाह। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने के लिए आता है। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी से हमीर के दो प्रमुख व्यक्ति रणमल और रत्तीपाल बात करने के लिए जाते हैं, समझाने के लिए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को अपनी तरफ मिला लेता है। रणमल रत्तीपाल को कहता है कि देखो, जब मैं रणथंबोर पर अधिकार कर लूंगा तो रणथंबोर पर अधिकार करने के बाद रणथंबोर मेरा क्या काम का है? मैं तो वापस चला जाऊंगा दिल्ली। मैं आप दोनों को दे दूंगा, आप देख लेना क्या करो। रणमल और रत्तीपाल दोनों अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए और उन्होंने अपने साथ सुरजन शाह को भी मिला लिया, जो रसद अधिकारी। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार अब पक्का विजय प्राप्त हो जाएगी। और उसका एक मुख्य कारण था क्योंकि हमीर ने दूर के दरवाजे बंद करवा लिए और अंदर बैठ गया। रसद सामग्री थी, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, तो हमीर को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब अभी प्रमुख सेनापति मिल चुके हैं, रसद अधिकारी सुरजन शाह भी मिल चुका है। अब युद्ध होगा, युद्ध की तैयारियां हो रही है। हमीर जो है यह केसरिया धारण करेगा। क्या धारण करेगा? केसरिया। अमीर की रानी थी रंगदे। रंगदे जोहर करती है। रंगदे क्या करती है? जोहर। जहां केसरिया हो और जोहर हो उसे हम कहते हैं साका। क्या कहते हैं? साका। जहां केसरिया हो और जोहर हो उसे हम क्या कहते हैं? साका कहते हैं। ये जो साका हो रहा है ये 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हो रहा है। कब हो रहा है? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। ये राजस्थान का प्रथम साका है, ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम साका। राजस्थान का पहला साका है। अब हम बात करते हैं रंगदे जो जोहर कर रही है। रंगदे क्या कर रही है? जोहर। रंगदे के नेतृत्व में महिलाएं जोहर करती है। अमीर के एक पुत्री है देवलदे। कौन है? देवलदे। इसने पद्म तालाब में आत्महत्या कर ली। पद्म तालाब में आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि पुत्री को आत्महत्या करनी पड़ी? जहां एक तरफ केसरिया करने की तैयारी की जा रही है, रंगदेवी भी जोहर करने की तैयारी कर रही है,
रंग देवी सज धज कर तैयार हो चुकी है। हाँ, आपने सही सुना। जब जोहर किया जाता था तो जोहर से पहले रानी तैयार होती थी, जितने भी आभूषण होते वो पहनती। फिर वो जोहर करने से पहले अपने साम्राज्य में महलों में चारों तरफ चक्कर लगाती, और जितने भी वहां दासियां महिलाएं खड़ी रहती उन सब में अपने आभूषणों का दान किया करती थी। पूरे जितने भी आभूषण रहते हैं वो सब दान किया करते थे। रंग देवी ये सब एक्टिविटी करके जोहर के पास जाकर खड़ी होगी, तभी किसी ने आकर रंग देवी से कहा कि महाराज केसरिया करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर क्या बात है, महाराज जब से महल के अंदर गए तब से बाहर नहीं निकले अभी तक। रंग देवी जैसे ये बात सुनती है उसका रंग उठ जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हमीर ने मेरे से कहा था कि अब हमें साका करना पड़ेगा, आपके नेतृत्व में जोहर होगा और मेरे नेतृत्व में केसरिया किया जाएगा। हम दुर्ग के दरवाजे खोल देंगे और युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे दो प्रमुख सेनापति रणमल और रतिपाल और यहां तक कि रसद अधिकारी सुरजन साहब भी मिल चुका है। रंग देवी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर पहले अमीर ने स्वयं कहा था। रंग देवी महल में पहुंचती है तो देखती है कि अमीर अंदर से महल बंद करके बैठा है। रंग देवी के आग्रह पर अमीर महल खोलता है। अंदर जाती है रंग देवी तो वो पूछती है कि आखिर आपने ये क्या किया, आपने तो कहा था कि केसरिया किया जाएगा, आप जोहर करो साका होगा, और आपने अभी तक केसरिया की तैयारी नहीं की। अमीर जैसे ही पीछे घूमता है, अमीर का चेहरा उदास था, आंखें नम थी। रंगदेवी ये सब कुछ देखकर घबरा जाती कि आखिर हुआ क्या, क्या आप इतने कायर हो कि आपको दुश्मन से डर लग रहा है। अमीर ने कहा कि बात ये नहीं है, मौत से नहीं डरता मैं, और हिंदू हूं मैं, ये बात तो आ ही नहीं सकती। मैंने शरण दी उस समय सोच लिया था कि अगर मेरा पूरा साम्राज्य नौछावर करना पड़े तो कर दूंगा। रंगदेवी ने कहा फिर डर किस बात का, कहा कि डर तो इस बात का है कि अपनी जो पुत्री है देवल दे उसका क्या होगा। अलाउद्दीन खिलजी अगर उसे उठाकर ले गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। अभी उसकी सगाई भी नहीं की हुई है, न कहीं रिश्ता देखा हुआ है कि उसे वहां भेजते हैं, और चारों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुर्ग को घेर लिया गया है और इसे दुर्ग से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। जब यह बात रंगदेवी ने सुनी तो रंगदेवी का जो रंग था वो पूरा का पूरा उठ गया। रंगदेवी ने कहा कि यह तो मैंने नहीं सोचा था। अमीर ने कहा कि सोचा तो मैंने नहीं था, लेकिन जैसे ही केसरिया की तैयारी की तब ख्याल आया कि पुत्री का क्या होगा, कहीं उठाकर ले गया तो। ये सब बातें रंगदेवी के पीछे खड़ी देवल दे उनकी पुत्री सुन रही थी। देवल दे ने कहा कि पिता, अगर आपको ऐसा डर है कि आपके बीच में मैं आ रही हूं आपके केसरिया और जौहर में, तो आप एक काम करो, दुश्मन को बाद में मारना, सबसे पहले मुझे मार दो। पिता कहता है कि पुत्री ऐसा मैं नहीं कर सकता। पुत्री हिम्मत देती है पिता को, पिता कोशिश करता है लेकिन अमीर के हाथ से तलवार नहीं चल पा रही। देवल दे अंदर ही अंदर टूट चुकी थी कि आज मेरे कारण मेरे पिता युद्ध नहीं कर पा रहे, इनकी तलवार तक नहीं चल पा रही है, तो फिर युद्ध में क्या होगा। वह देवल दे पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, जिसे कुछ चंद इतिहासकारों ने जल जौहर कह दिया। जौहर एक ही होता है और वो जौहर है अग्नि जौहर, अग्नि स्नान। जल जौहर नहीं हुआ करता है, अग्नि ही जौहर हुआ करता है। अग्नि जौहर भी करना कोई छोटी बात नहीं है। मेरे दोस्तों, आपने खाना बनाया और तवे पर हाथ चला गया हो, रोटी पर हाथ रखते समय एकदम से तवे पर चला गया हो, तो आप महसूस करना उस हाथ को आप कितनी जल्दी वापस पीछे लेते हो। तो सोचो, महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए अग्नि जौहर कर लिया करती। जब ये बाह्य आक्रांता भारत में आए तो इनके हिंदू संस्कृति समझ से बाहर थी, और इन्होंने जब महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया इनके द्वारा और बच्चियों को उठाकर ले जाने लगे, तो इस दौरान जौहर प्रारंभ हुआ था। पहले जौहर नहीं हुआ करता था।
ये जो बाह्य आक्रांता थे, इनका ये मानना था कि चाहे लूट में रुपया मिले, चाहे धन मिले, चाहे स्त्री मिले, चाहे बच्ची मिले, चाहे लड़का मिले, कोई भी मिले, सबको पकड़ कर ले चलो। जो लड़के होते थे उन्हें दास बना लेते, जो लड़कियां होती उन्हें बेच दिया करते थे। इस कारण रंग देवी ने जौहर किया। देवल दे ने पद्म तालाब में आत्महत्या की। अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करता है। सर जी, जल में गोरक्त भी मिलाया था रनमल और रतिपाल ने। देखो, हाँ, इन्होंने जो गोकुंड था, जो पानी पीने वाला था, उसमें भी मिला दिया, और रसद अधिकारी सुरजन था ना, इसने खाने वाले में भी मिला दिया था। ठीक है, हाँ, ये सही है कि भाई इन्होंने गोरक्त मिला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से जब कहा गया कि भाई आखिर ऐसी क्या स्थिति अंदर प्रकट हो कि दूर के दरवाजे खोल दिए जाए, तब कहा गया कि आप एक काम करो, जो जल है उसमें गोरक्त मिला दो। तो रनमल रतिपाल ने कहा कि भाई हम तो गाय काटेंगे नहीं, हम हिंदू है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चिंता मत करो, काट के मैं भेज दूंगा, तुम बस टुकड़े तो फेंक दोगे ना। बोला हाँ। तो जो गोरख गोकुंड था उसके अंदर फेंक दिया गया। आप कहीं भी चले जाना, जहां पानी की व्यवस्था मिलेगी, वहां जो पानी की धार निकल रही हो, वो धार जहां से निकल रही हो वहां पर गौमुख बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गौमुख। आप कभी देवयानी जाना हो पास में ही आपके, तो देखना वहां भी गौमुख है। आप कभी रणथंभौर जाओ तो वहां भी देखना गौमुख है। आप कभी चित्तौड़ जाओ तो चित्तौड़ में भी देखना गौमुख है। और चित्तौड़ में तो जो पानी इकट्ठा होता है दुर्ग के ऊपर, वहां भगवान शिव का मंदिर भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से युद्ध किया और हमीर यहां मारा गया। कौन मारा गया? हमीर। हमीर मारा गया। भाई केसरिया धारण किया था, इनका एक ही उद्देश्य था कि या तो मरना है या मारना है। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में विजय होता है। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में क्या होता है? विजय। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में विजय होता है और दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी जब युद्ध में विजय होता है तो वे कहता है कि लाओ रे उन दोनों को, मुहम्मद शाह और केबरू को। किनको लेकर आओ? मुहम्मद शाह और केबरू। मुहम्मद शाह और केबरू को दोनों को इनके सामने उपस्थित किया जाता है और मुहम्मद शाह और केबरू को दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल मोहम्मद शाह को जब लाया जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है कि मोहम्मद शाह मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मुझे एक बात बता दे कि यार तू मेरे से माफी मांग लेता, तूने आखिर हमीर के पास शरण क्यों ली? वो कहता कि महाराज, आप में और हमीर में फर्क है, मैं जानता हूं ये सब। हो सकता होगी ये रणमल और रतिपाल नहीं जानते हो। मैं आपसे माफी भी मांग लेता तो भी आप मुझे मौत के घाट उतार देते। ये हिंदू था, इसने अपना सब कुछ मेरे लिए नौछावर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तेरी बातें सही है, तेरी बातों में दम है, तू बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि एक बार रिहा कर दे, मैं एक झटके में तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बहुत हुआ, मार दो इसे। मोहम्मद शाह को मरवा दिया गया, केबरू को मरवा दिया गया। रणमल रतिपाल दौड़े दौड़े आए और कहा कि महाराज अब रणथंभौर हमारा। बोला हाँ, अब रणथंभौर आपका ही है। अबे मूर्खो, जब तुम दोनों अपने राजा के नहीं हुए, अपने स्वामी के नहीं हुए, तो मेरे कहां से हो गए? अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि इन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर मुहम्मद शाह, केबरू, रणमल और रतिपाल सबको मौत के घाट उतार दिया गया, सबको मार दिया गया। भैया जा, कहाँ अटकेगा? अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह, केबरू व रणमल और
रतिपाल को मरवा दिया। सॉरी, दुर्ग पर अधिकार किया। सर पीडीएफ नहीं मिली सर, हिस्ट्री की पीडीएफ तो प्रोवाइड कराओ सर। जो भी इतने टाइम नहीं है कि सबके नोट्स बने। देखो राजकुमारी जी, आप एकदम सही कह रहे हो। मैंने कल आपसे कहा था ना कि सर की थोड़ी तबीयत खराब हो के, थोड़ी कल ज्यादा ही तबीयत डाउन हो गई थी सर की। नहीं, आर बाबा दीपक क्लासेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको हर चीज समय पर नहीं मिले। मुझे एक्चुअली अनुभव नहीं है कि फाइल कहाँ अपलोड करनी होती है, कैसे करनी होती है। ये सर को अनुभव है या टीम को। कल टीम आई नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कल टीम नहीं आई, और सर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन हो रही थी, तो कल वो चेकअप करवाने गए। उस कारण डॉक्टर ने कह दिया भाई आपको थोड़ा रेस्ट भी करना है। कल रेस्ट करना भी कंपलसरी कह दिया था सर को। अगर वो 1-2 दिन रेस्ट कर ले तो आगे प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे। आज टीम आएगी, अभी टीम से बात करूंगा, वो फाइल आपको दे देंगे, ठीक है। दुर्ग पर अधिकार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर अधिकार कर लिया? दुर्ग। यहां पर रणपल, रतिपाल सबको मौत के घाट उतार दिया गया। हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर की बुक हमीर हट की। किसकी बात कर रहे थे? चंद्रशेखर की बुक है हमीर हट। इसके बाद एक की हमीर को लेकर हमीर हट बुक में चंद्रशेखर के द्वारा एक दोहा लिखा गया था। हट यानी जिद के कारण। इसकी जिद थी कि मेरे शरण में आए को मैं किसी को सुपुर्द नहीं करूंगा, उस कारण इसका पूरा साम्राज्य हाथ से चला गया। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फिले एक बार। सिंह गमन, शेर जब आगे बढ़ जाता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे पीछे शिकार क्यों न रह गया हो, अब शेर आगे ही बढ़ेगा। सिंह गमन सतपुरुष वचन, किसी सच्चे इंसान ने एक बार जो लफ्ज कह दिए, एक बार जो वचन दे दिया किसी को, तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्राण भी क्यों न जाए, फिर वो पीछे नहीं हटेगा। कदली फिले एक बार, जहां एक बार कदली लग गई फिर उसके बाद वापस नहीं लगती, उस जगह कदली नहीं लगती। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। तीर या तेल, जब किसी लड़की का विवाह किया जाता है तो तेल चढ़ाया जाता है। तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कि जैसे लड़की के तेल एक बार ही चढ़ता है, विवाह होता है तब, अगर तलाक हो जाए दूसरी बार विवाह होता है तो तेल वापस नहीं चढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। तीर या तेल हमीर हट, और हमीर की जो हट है, हमीर ने जो कह दिया सो कह दिया, फिर वो पीछे नहीं हटेगा। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो ये वापस होने वाली बातें नहीं है, ठीक है। हमीर की रचना है, बुक है श्रृंगार हार। कौन सी है? श्रृंगार हार। श्रृंगार हार है हमीर की रचना। निर्माण की बात करें तो अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी। अमीर के जो पिता थे उन्होंने 32 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष। अमीर के पिता ने 32 वर्ष शासन किया, तो उसी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई गई। पिता जेतर सिंह की याद में। पिता जो जेतर सिंह है, इनकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई गई थी। आज क्लास कंप्लीट हुई।